नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में। शुरू करते हैं एक नंबर से और वो नंबर है 1 लाख करोड़। ये वो वेल्थ है जो सिर्फ 2 हफ्ते में एचडीएफसी बैंक के शेयर होल्डर्स की वाइप आउट हो गई। एक रिजाइन करने वाले चेयरमैन के सिर्फ 2 वर्ड्स, वैल्यूज और एथिक्स, ने इंडिया के लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक को 10 से 15% तक क्रैश करा दिया। अब ये हेडलाइन देख के दो तरह के इन्वेस्टर्स रिएक्ट करते हैं। एक टाइप घबरा के स्टॉक को डंप कर देते हैं, दूसरे टाइप के रुक के पूछते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या है और क्या ये पैनिक जस्टिफाइड भी है। आज की वीडियो दूसरे टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए है। हम समझेंगे कि एचडीएफसी बैंक का एक्चुअल बिजनेस मॉडल क्या है, ये चेयरमैन क्राइसिस क्या थी, इस बैंकिंग के फंडामेंटल्स क्या हैं, चार्ट्स क्या बोल रहे हैं और एक्चुअल में अल्टीमेटली इस लेवल पर इस बैंक को देखना कैसे चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग कि बिजनेस मॉडल क्या है एचडीएफसी बैंक का। और बैंकिंग बिजनेस को क्लियरली समझे बिना एचडीएफसी बैंक को जज करना पॉसिबल नहीं है। तो पहले ये फाउंडेशन समझ लेते हैं कि एक बैंक एक्चुअली में पैसा कैसे कमाता है। एक बैंक का जो कोर बिजनेस है वो सिंपल है। बैंक दो चीजें करता है, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है। कहाँ से? सेविंग अकाउंट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, करंट अकाउंट्स, और इसके बदले डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट पे कर देता है। बैंक डिपॉजिट्स को यूज करके फिर आगे लोन्स देता है, ये इसका दूसरा काम है। होम लोन्स, कार लोन्स, बिजनेस लोन्स, पर्सनल लोन्स, और इसके बदले बोररर्स जो हैं उन्हें बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो कि डिपॉजिटर्स वाले इंटरेस्ट से थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये जो बैंक का प्राइमरी प्रॉफिट सोर्स है, इसको बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो आप मान लीजिए कि आपने बैंक में पैसा जमा कराया, तो बैंक आपको 6 पॉइंट इंटरेस्ट दे रहा है। बैंक ने आगे जिसको लोन दिया, होम लोन, कार लोन या बिजनेस लोन, उससे मान लो वो 9% इंटरेस्ट ले रहा है। तो जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा वो है एनआईएम, बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन। फिलहाल में बैंक का, एचडीएफसी बैंक का जो इंटरेस्ट मार्जिन है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो 3.4% है। हिस्टोरिकल एवरेज से ये थोड़ा कम है। हिस्टोरिकल एवरेज में 4% से ज्यादा ही था। लेकिन पास्ट में जो मर्जर हुआ है एचडीएफसी बैंक का अपनी पेरेंट कंपनी से, उसके बाद से एनआईएम में कंप्रेशन चल रहा है। कहने का मतलब है उसको प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन जितना हिस्टोरिकली हुआ है उससे कम हो रहा है। दूसरा है फी इनकम। बैंक्स का ये दूसरा रेवेन्यू इंजन है। तो मॉडर्न बैंक्स जो हैं वो सिर्फ इंटरेस्ट इनकम पर डिपेंड नहीं रहते। फी इनकम एक इक्वली इंपॉर्टेंट पिलर है। इसमें आपका आ जाता है क्रेडिट कार्ड फीस, इंश्योरेंस फीस, प्रोसेसिंग चार्जेस, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिर फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस, इवन लॉकर फीस। तो ये सब फी बेस्ड इनकम है। एचडीएफसी बैंक फी इनकम में एक्सेप्शनली स्ट्रांग है। उनका को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड बिजनेस जो है, टाटा न्यू कार्ड हो गया, स्विगी कार्ड जैसे पार्टनरशिप्स हो गए, उसमें मैसिव फी स्ट्रीम्स जनरेट होती हैं। अब बात कर लेते हैं डिपॉजिट वॉर की, कि व्हाई इट मैटर्स राइट नाउ। बैंक्स को लैंडिंग के लिए फंड्स चाहिए। अगर उन्हें आगे लोन देना है किसी को, तो उन्हें फंड्स चाहिए, और ये फंड्स मैंने आपको बताया मेनली डिपॉजिटर्स से आते हैं। लेकिन अभी इंडिया में एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। डिपॉजिट ग्रोथ लोन ग्रोथ से पीछे चल रहा है सिस्टमेटिकली। जब डिपॉजिट वॉर होती है, जैसे अभी हो रही है बैंक्स के बीच में, तो बैंक्स को डिपॉजिटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा इंटरेस्ट ऑफर करना पड़ता है। इस वजह से ये कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ा देती है। तो कहने का मतलब, अगर ये 6.5% बढ़ा के 7% कर दिया डिपॉजिटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, तो जो प्रॉफिट मार्जिन है वो तो कम हो जाएगा ना। अब यही हो रहा है। और अगर ये हायर कॉस्ट बोरोवर्स को पास नहीं की जा सकती कंपटीशन प्रेशर की वजह से, तो एनआईएम कंप्रेस होती है। एचडीएफसी बैंक यही फेस कर रहा है। इसमें एक कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, एलडीआर, लोन टू डिपॉजिट रेशियो। एलडीआर बताता है कि बैंक अपनी टोटल डिपॉजिट्स का कितना हिस्सा लोन्स में देता है। एलडीआर 90% से ज्यादा है, तो मतलब बैंक के पास ज्यादा डिपॉजिट्स लोन में लग चुके हैं। ये तब प्रॉफिटेबल है जब डिपॉजिट सस्ते हों, लेकिन रिस्की हो जाता है जब डिपॉजिट की कॉस्ट बढ़ जाए। अब एचडीएफसी बैंक का एलडीआर मर्जर के बाद हाई है, इसलिए उन्हें ज्यादा डिपॉजिट्स लाना पड़ रहा है, और इसी वजह से उनकी कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ रही है। तो फिलहाल आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो नोटिस करने वाला है वो है, एनआईएम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रिक टू वॉच फॉर एचडीएफसी बैंक्स अर्निंग्स रिकवरी स्टोरी। जब तक ये इंप्रूव नहीं होगा, तब तक एचडीएफसी बैंक की प्रॉपरली रिकवरी नहीं हो पाएगी। लेट्स टॉक अबाउट एचडीएफसी बैंक के स्केल, इकोसिस्टम और मर्जर के पीछे की क्या एक स्टोरी चल रही है।
देखो, अगर बिजनेस की बात करें, एचडीएफसी बैंक इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है बाय एसेट्स। सबसे ज्यादा एसेट्स हैं उसके पास, ब्रांचेस सबसे ज्यादा है, प्रॉफिटेबिलिटी तो हर एक मैट्रिक में वो नंबर 1 है। तो इसको आप एक इंस्टीट्यूशन ही बोलेंगे, कंपनी नहीं। 30 ईयर्स से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट हो रहा है इस बैंक को। फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान भी, मतलब जब कोविड हुआ था तब भी, एनपीए साइकिल्स के दौरान भी, तब भी प्रॉफिट्स हुए थे। ठीक है, तो उनका रिटेल बैंकिंग फ्रेंचाइज इंडिया में अनमैच्ड है। 93 मिलियन से भी ज्यादा कस्टमर्स हैं इनके पास। इंडिया का लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इश्यूअर है। बहुत से दूसरे पार्टनर्स के साथ ये अपने क्रेडिट कार्ड्स देते हैं, जैसे स्विगी, टाटा। डिजिटल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स में कंसिस्टेंटली टॉप 3 में है। और इनकी ब्रांचेस जो हैं वो आपको छोटी छोटी सिटी में मिल जाएंगी। सो टियर 1 टू टियर 4 हर सिटी में इनकी ब्रांचेस फैली हुई हैं। सो इसका जो काउंट है वो 8000 प्लस ब्रांचेस का है। रिटेल डोमिनेंस सिर्फ कस्टमर्स की संख्या नहीं है, ये एक इकोसिस्टम होता है। जब एक कस्टमर एचडीएफसी बैंक से होम लोन लेता है सपोज, तो बैंक का रिलेशनशिप वो सिर्फ लोन तक नहीं रुकता। बैंक उनको आगे क्रेडिट कार्ड ऑफर करते हैं, इंश्योरेंस भी क्रॉस सेल करते हैं, फिर सेविंग्स अकाउंट के लिए कन्विंस करते हैं, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस तरह से हर एक कस्टमर उनका एक रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी बन जाता है मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए, और उन सब से एक फी इनकम जनरेट होती है। लेकिन एक मेजर ऑनगोइंग स्टोरी है जो क्लियरली समझनी चाहिए। देखिए, जुलाई 2023 में इनका मर्जर जो है वो कंप्लीट हो गया था अपनी पेरेंट कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड के साथ, और ये इंडिया का लार्जेस्ट कॉर्पोरेट मर्जर था। अब एचडीएफसी बैंक जो है, सॉरी, एचडीएफसी लिमिटेड जो है वो एक हाउसिंग कंपनी थी। अब हाउसिंग कंपनी जो होम लोन्स देती है, तो इसका मतलब उनकी होम लोन बुक जो थी वो बहुत ही मैसिव थी। जब एचडीएफसी बैंक से ये मर्ज हुआ तो बैंक का लोन बुक ड्रामेटिकली साइज में बढ़ गया ओवरनाइट। लेकिन डिपॉजिट्स तो उतनी तेजी से नहीं बढ़ी थी। तो उससे हुआ क्या, उससे जो इनका एलडीआर है वो बहुत ही एलिवेट हो गया, 90% प्लस। और एलडीआर जब एलिवेट होता है तो मोटा मोटा मैंने पिछली स्लाइड पे समझाया था, पर आप ये समझ लीजिए कि एनआईएम जो है वो डिक्रीज होता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम हो गया तो मतलब प्रॉफिट कम होगा, और यही स्टोरी है। तो ये टेम्परेरली 2-3 साल लग जाते हैं किसी भी बैंकिंग इंटीग्रेशन साइकिल में। अभी एचडीएफसी बैंक जो है उसी डाइजेशन फेज में है। मैनेजमेंट कंसिस्टेंटली बोल रहा है कि 2027 तक इनका एनआईएम जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। अब मार्केट जो है वो फिलहाल उस नॉर्मलाइजेशन का वेट कर रहा है। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हेयर टू अंडरस्टैंड इज कि जो इसका ये पोस्ट मर्जर डाइजेशन फेज है वो चल रहा है, और जिसको 2 से 3 साल लग जाते हैं। गुड न्यूज इज दिस इज टेम्परेरी, कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है बिजनेस में। अब आते हैं उस इवेंट पर जो ये सारा ड्रामा ट्रिगर किया। ये क्लियरली और फैक्चुअली समझना जरूरी है, बिना किसी सेंसेशनलाइज करके। सो व्हाट हैपेंड, हुआ क्या है। अतानु चक्रवर्ती एचडीएफसी बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे, उन्होंने रिसेंटली रिजाइन कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई, रेजिग्नेशन लेटर में उन्होंने दो वर्ड्स लिख दिए, डिफरेंसेस ओवर वैल्यूज एंड एथिक्स। स्पेसिफिक इंसिडेंट नेम नहीं किया, कोई विसल ब्लोअर कंप्लेंट फाइल नहीं की, कोई रेगुलेटरी चार्ज भी नहीं लगाया, बस रेगुलेशन दिया और ये 2 वर्ड्स का इस्तेमाल कर दिया। अब मार्केट्स ने इसको इंस्टेंट सेल सिग्नल लिया। एफआईआईज जो एचडीएफसी बैंक में अप्रोक्सीमेटली 48% का उनका इन्वेस्टमेंट है, स्टेक है, उन्होंने एग्रेसिवली सेल कर दिया, और उस वजह से 2 हफ्ते में स्टॉक जो है वो 10 से 12% तक गिर गया, 10 से 15%। आरबीआई ने प्रॉम्प्टली इंटरवेन किया है, और सेंट्रल बैंक ने पब्लिक स्टेटमेंट दिया है कि एचडीएफसी बैंक के गवर्नेंस में कोई मटेरियल कंसर्न्स ऑन रिकॉर्ड नहीं है। ये इंसिडेंट अभी तक पब्लिकली अनएक्सप्लेन्ड है फुली। स्पेसिफिक डिसएग्रीमेंट क्या था ये ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं हुआ है। अब मार्केट ने इस वजह से क्यों रिएक्ट किया, ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ये ओवर रिएक्शन था या कोई रैशनल कंसर्न थी। देखिए, एथिक्स और वैल्यूज वाले जो वर्ड्स हैं वो किसी भी ऑनगोइंग इंटरनल डिस्प्यूट या गवर्नेंस लैप्स की तरफ पॉइंट कर सकते हैं, और एफआईआईएस के लिए ईएसजी, एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस कंप्लायंस जो है वो नॉन नेगोशिएबल रिक्वायरमेंट होती है। अगर गवर्नेंस इशू रियल होगा तो एफआईआई आउटफ्लो करेंगे, और अगर ये रियल हुआ तो वो आगे भी सस्टेन रहेगा। स्टॉक 10 से 15% गिर गया बिना किसी कंफर्म रॉन्ग डूइंग के। ये एक ओवर रिएक्शन था। कोई आरबीआई एक्शन नहीं है, कोई लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं है, अर्निंग्स भी मिस नहीं हुई, सिर्फ एक रेजिग्नेशन लेटर। उसकी वजह से मार्केट्स ने जो है वो वर्स्ट केस सिनेरियो को मेटेरियलाइज कर दिया। आरबीआई ने क्लीन चिट दी है। आरबीआई का इंटरवेंशन इस कॉन्टेक्स्ट में अनयूजुअली सिग्निफिकेंट है। आरबीआई जो है वो इंडिया का बैंकिंग रेगुलेटर है, उनके पास एचडीएफसी बैंक का कंप्लीट सुपरवाइजरी एक्सेस होता है। हर इंटरनल रिपोर्ट जाती है, ऑडिट्स होते हैं,
हर बोर्ड की कम्युनिकेशन जाती है। अगर आरबीआई पब्लिकली कह रहा है कि नो मटेरियल कंसर्न्स ऑन रिकॉर्ड, तो ये एक इन्फॉर्म्ड स्टेटमेंट है। पब्लिक रिलेशंस की कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई पीआर स्टंट नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस की बात कर लेते हैं कि चार्ट्स क्या कह रहे हैं। चार्ट जो है वो क्लियरली एक क्लासिकल कैपिटुलेशन पैटर्न दिखा रहा है। कैपिटुलेशन पैटर्न का क्या मतलब है? कैपिटुलेशन पैटर्न का मतलब है सरेंडर। मार्केट ने सरेंडर कर दिया। एक न्यूज इवेंट के बाद रैपिड हाई वॉल्यूम सेलिंग और स्टॉक अपने की मूविंग एवरेजेस के नीचे क्रैश कर गया। सारे मोमेंटम इंडिकेटर्स जो थे वो ओवरसोल्ड सिग्नल करने लग गए। तो तीन मेजर जो डीएमए होते हैं, डे मूविंग एवरेजेस, 50 डे एमए, 100 डे एमए और 200 डे एमए, इस वक्त जो प्राइस है 757 के आसपास, वो इन तीनों डीएमए से नीचे आ गया है और स्टॉक चला गया है ओवरसोल्ड पोजीशन में। ठीक है जी। सो कैपिटुलेशन वो मार्केट फेज होता है जब रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दोनों लॉस की फियर से कलेक्टिवली सेल करते हैं बिना प्राइस देखे। उस वजह से वॉल्यूम जो है बहुत स्पाइक हो जाती है और स्टॉक अपने नेचुरल वैल्यू से बहुत ज्यादा नीचे गिर जाता है। आरएसआई एक्सट्रीम लेवल्स को हिट करता है। कैपिटुलेशन इवेंट्स ऑफन मार्क्स द एग्जीक्यूशन ऑफ सेलिंग प्रेशर, क्योंकि जब सब जो बेचना चाहते थे वो बेच चुके होते हैं, तो फिर बायर स्लोली डोमिनेट करना स्टार्ट करते हैं। इसी एग्जैक्ट फेज में एचडीएफसी बैंक दिख रहा है। कैपिटुलेशन आइडेंटिफाई करना वैल्यूएबल है, लेकिन टाइमिंग परफेक्ट नहीं होती हमेशा। सो यहाँ पे अगर आप आरएसआई देखें, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आरएसआई जो है इस वक्त 28 से 32 डीप ओवरसोल्ड पोजीशन में है। एचडीएफसी बैंक के केस में ये लास्ट टाइम का हुआ था 5 से 6 साल पहले, कोविड में मार्च 2020 के टाइम। शार्प टेक्निकल बाउंस आने की गारंटी नहीं है, बट एक प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। एक सपोर्ट जोन देख लेते हैं। यहाँ पे ये जोन क्रिटिकल है। हिस्टोरिकली ये लेवल सिग्निफिकेंट बाइंग इंटरेस्ट अट्रैक्ट करता है, 741 टू 750। स्टॉक फिलहाल 757 पे है। अगर ये जोन होल्ड करता है और स्टॉक यहाँ से बाउंस करता है वॉल्यूम के साथ, तो ये कंफर्मेशन होगा कि सेलिंग एग्जॉशन आ गई है। लेकिन अगर इस सपोर्ट जोन को भी ब्रेक कर दिया तो फिर ब्रेकडाउन होगा और फ्री फॉल के चांसेस हैं। साइकोलॉजिकली टेक्निकली प्रेशर इंटेंसिफाई होगा। ठीक है। तो स्विंग ट्रेडर्स के लिए ये नॉन नेगोशिएबल स्टॉप लॉस लेवल होगा। रेजिस्टेंस जोन जो है वो 800 टू 815 है। इसका क्या मतलब है? पहला मीनिंगफुल रिकवरी टारगेट यहाँ होगा। ये वो लेवल है जहां जो भी ट्रैप्ड बायर्स हैं, जिन्होंने 800 के ऊपर खरीदा था और अब लॉस में हैं, निकलना चाहते हैं, तो जैसे ही 800 या 815 की रेंज में आएगा, सबसे पहले वो अपना सेल ऑफ करके निकलेंगे। ठीक है। तो ये नेचुरल सप्लाई जोन है। इस जोन को कन्विंसिंगली क्रॉस करना रिकवरी के लिए जरूरी है। अब बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की कि बैलेंस शीट की सच्चाई क्या है। देखिए, एक क्रिटिकल पॉइंट है जो पूरी क्राइसिस नैरेटिव में लॉस्ट हो गया, और वो है कि एचडीएफसी बैंक के फंडामेंटल्स जो हैं वो अभी भी स्ट्रांग हैं। लास्ट क्वार्टर की अगर आप बात करें तो इसका नेट प्रॉफिट जो है वो 11.5% ईयर ऑन ईयर ग्रो किया था। ये स्लो डाउन नहीं है, कंसिस्टेंट डिलीवरी है डिस्पाइट चैलेंजिंग डिपॉजिट एनवायरनमेंट की। मैंने आपको बताया इसका एनआईएम जो है वो 3.5% है, जो हिस्टोरिकल एवरेजेस से कम है। फिर भी ये प्रॉफिट तो दे रहा है। 11.5% ईयर ऑन ईयर हुआ। इंडस्ट्री एवरेज टिपिकली 2 to 3%। क्रॉस एनपीए की बात करें तो वो 1.2% ही था सिर्फ। ये एक्सेप्शनल एसेट क्वालिटी दिखाता है। इंडस्ट्री एवरेज टिपिकली 2 to 3% होती है, लेकिन इस बैंक की 1.24% है, उससे भी कम है। मतलब ये बैंक अपना लोन पोर्टफोलियो कंसिस्टेंटली वेल मैनेज कर रहा है, कोई डिफॉल्टर्स नहीं है। तो रिपीट करो ये नंबर्स, प्रॉफिट ग्रो हो रही है, बैड लोन्स निग्लिजिबल हैं, बिजनेस मशीन चल रही है। जो क्रैश हुआ वो बैलेंस शीट की वजह से नहीं, परसेप्शन की वजह से हुआ। अब वैल्यूएशन डिस्कस कर लेते हैं। जो पी बाय ई रेशियो है वो इसका 15.8 टाइम्स चल रहा है। एचडीएफसी का हिस्टोरिकली देखें तो 20 to 28 टाइम्स ट्रेड करता रहा है, तो मतलब अभी मल्टी ईयर लो पे है। पी बाय ई रेशियो इसका 2.1 टाइम्स है, और ये और भी स्ट्राइकिंग है, और भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि बैंक्स के लिए मोस्ट रेलेवेंट रेशियो पी से ज्यादा पी बाय बी रहती है, मतलब प्राइस टू बुक। तो एचडीएफसी बैंक हिस्टोरिकली 3 to 5 टाइम्स प्राइस टू बिग बुक पर ट्रेड करता रहा है। 2.1 टाइम्स पर आप इंडिया के बेस्ट रन प्राइवेट बैंक को नियर कॉस्ट ऑफ बुक वैल्यू पर खरीद रहे हो। पिछली बार ये लेवल कोविड के टाइम देखने को मिला था। एक पॉइंट समझना जरूरी है कि चीपनेस अलोन इज नॉट अ थीसिस। बिजनेस इंटैक्ट है, गवर्नेंस इशू जो हुआ वो टेम्परेरी है, और आरबीआई ने क्लियर एक बयान दिया है कि कोई प्रॉब्लम टेक्निकली नहीं है। तो इन सब फैक्टर्स को मिला के वी आर कंक्लूडिंग कि दिस इज ए गुड बिजनेस एंड गुड टाइम टू एंटर इन दिस स्टॉक। तो इसी पे बात कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या होनी चाहिए 3 डिफरेंट टाइम जोन्स के हिसाब से।
पहले बात करते हैं स्विंग ट्रेड की, कोई रिलीफ रैली के चांसेस हैं या नहीं अगर 1 से 4 हफ्ते में देखें। तो देखिए यहाँ पे मीन रिवर्जन प्ले हो रहा है, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड कंडीशन है, आरबीआई ने क्लीन चिट दी है, इसका मतलब टेक्निकल बाउंस के हाई चांसेस हैं, बट वो ये कोई मोमेंटम ट्रेड नहीं होगा, सिर्फ एक एग्जॉशन ऑफ सेलिंग ट्रेड है। तो इसमें आपका एंट्री जोन रहेगा 750 टू 760 के बीच में। टारगेट क्लियरली 800 से 810 है जो कि रेजिस्टेंस जोन है। स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा आपको 735 पर। 6 से 8% का आपको रिटर्न दिख सकता है, बट दिस इज ए हाई रिस्क ट्रेड। डू नॉट चेज इफ स्टॉक गैप्स अप फास्ट। शॉर्ट टर्म पोजीशंस की बात करें 3 to 6 मंथ्स, मार्केट ने गवर्नेंस केयर को ओवर प्राइस किया है। Q4 फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो हैं वो अप्रैल मई में आएंगे, और अगर अर्निंग्स स्ट्रांग है और मैनेजमेंट कमेंट्री स्टेबिलिटी दिखाता है तो सेंटिमेंट शिफ्ट होगा। वैल्यूएशन मीन रिवर्जन 880 रीजनेबल टारगेट है, ठीक है। तो इसमें कैटलिस्ट रहेगा परमानेंट चेयरमैन। अगर अनाउंसमेंट होती है Q4 रिजल्ट्स के साथ किसी परमानेंट चेयरमैन की, अगर वो कोई रिस्पेक्टेबल बंदा निकला तो फिर वो एक कैटलिस्ट मिल जाएगा अप ट्रेंड के लिए। और 880 का एक टारगेट आप लेके चलिए 3 से 6 महीने। एलोकेशन 10 to 15% ऑफ इक्विटी पोर्टफोलियो। यहाँ पे अगर Q4 अर्निंग्स डिसअपॉइंट होती हैं मीनिंगफुली और NIM फर्दर कंप्रेस करता है, ये नंबर ध्यान रखिएगा, बिलो 3.2, अभी 3.4% चल रहा है। अगर उससे कम हो जाता है 3.2 या उससे नीचे, तो फिर जो थीसिस है वो खराब हो जाएगी। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने पैसा लगाया है तो 720 730 के लेवल पे निकल लीजिएगा। लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन, यहाँ पे पहले कोर थीसिस समझ लेते हैं। HDFC बैंक इज ए 30-year वेल्थ कंपाउंडर। पोस्ट मर्जर डाइजेशन 2 से 3 साल की रहती है, वो नॉर्मलाइज हो जाएगी बाय ईयर 2027। वंस NIMs नॉर्मलाइज टुवर्ड्स 4%, अर्निंग ट्रेजेक्ट्री जो है वो शार्पली एक्सलरेट करेगी। और ये जो गवर्नेंस केयर था, ये मैंने आपको बताया, इट वाज टेम्परेरी, इट इज टेम्परेरी। जो फ्रेंचाइजी इटसेल्फ है, डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट कल्चर सब इंटैक्ट है। तो इसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% कैगर डिविडेंड मिला के 3 से 5 साल के लिए हो सकता है। ये इंडिया का बेस्ट प्राइवेट बैंक है, तो उसके लिए ये एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है। अप्रोच सिस्टमेटिक एक्यूमुलेशन करिए करंट लेवल पर, सिप अप्रोच रखिए, एड ऑन एनी फर्दर डिप्स टुवर्ड्स 740 750, ठीक है। तो मेरा मानना है कि इन्वेस्टर्स विद 3+ ईयर हॉरिजॉन जो इंडिया के प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर के स्ट्रक्चरल ग्रोथ पर कॉन्फिडेंट है, जो शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी टॉलरेट कर सकते हैं विदाउट पैनिकिंग, उनके लिए ये सही स्टॉक है, ठीक है। नाउ व्हाट काइंड ऑफ स्टॉक इज दिस? इज ए स्टेबल एंड डिफेंसिव स्टॉक। यू कैन कैटेगराइज इट एज योर पोर्टफोलियो एंकर। क्यों ये एक डिफेंसिव स्टॉक है? उसके पीछे 3 रीजंस हैं। लो गवर्नेंस बीटा, पैनिक ड्रिवन करेक्शन था, बिजनेस फेलियर कोई है नहीं, आरबीआई ने क्लीन चिट दे दी है, और फंडामेंटल्स आपने देखे ही हैं, दे आर इंटैक्ट। सो दिस फॉल्स हार्ड ऑन सेंटिमेंट्स, लेकिन जैसी क्लैरिटी आएगी इट रिकवर्स। रेवेन्यू प्रेडिक्टेबल है, नेट इंटरेस्ट इनकम प्लस फी इनकम दो स्टेबल इंजन है। रेगुलेटेड मॉडल है, कोई वाइल्ड अर्निंग सरप्राइजेस नहीं मिलेंगे। डिविडेंड हिस्ट्री अच्छी है, कंसिस्टेंट डिविडेंड पेयर है। इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है विद 30 ईयर ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ वेल्थ क्रिएशन। सो ये तीनों फैक्टर्स मिला के इसको एक डिफेंसिव स्टॉक बना देते हैं। हु शुड ओन दिस स्टॉक? लॉन्ग टर्म कंपाउंडर्स जिनका हॉरिजॉन 3 से 5 साल का है, वो 30 ईयर ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 15% कैगर वेल्थ क्रिएशन के HDFC बैंक पर भरोसा कर सकते हैं। इंडिया बैंकिंग बिलीवर्स जिन्हें इंडिया की प्राइवेट बैंकिंग ग्रोथ स्टोरी पे भरोसा है, वो HDFC बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो इस बैंक पे भरोसा कर सकते हैं, बिकॉज इसका NPL लो है, जो बैड लोन्स हैं, डिफॉल्टर्स हैं वो कम है, डिविडेंड इसके स्टेबल है, वेल्थ प्रिजर्वेशन देगा एक स्टडी ग्रोथ के साथ। किनके लिए ये स्टॉक नहीं है? क्विक ट्रेडर्स के लिए। 20 से 30% गेंस चाहिए, जल्दी चाहिए, कोई और स्टॉक देखिए। गवर्नेंस रेवोल्यूशन टाइमलाइन जो है वो अननोन होती है, ठीक है। सो HDFC बैंक इज लाइक ए सेविंग्स अकाउंट दैट क्वाइटली कंपाउंड्स रिस्क्स। जो चीजें आगे भी इस स्टॉक को दबा सकती हैं, देखिए वही है। पहला तो सस्टेन्ड FII आउटफ्लो। मैंने आपको बताया FIIs जो हैं वो 48% स्टेक होल्ड करती हैं HDFC बैंक में, और उनके लिए ESG मैंडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सेलिंग जो है वो सस्टेन्ड हो सकती है अगर कुछ रियल रिस्क निकल के सामने आया, और ये सेलिंग मंथ्स तक कंटिन्यू हो सकती है ग्रेजुअली। इस रिस्क को क्लोजली वॉच करो। बल्क डील डेटा और FII होल्डिंग डेटा क्वार्टरली अवेलेबल होता है, वो चेक करिए। अगर होल्डिंग्स कंसिस्टेंटली गिर रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो ये थीसिस के लिए नेगेटिव सिग्नल है। दूसरा रिस्क है डिपॉजिट वॉर प्लस हाई इंटरेस्ट रेट्स। अगर RBI इंटरेस्ट रेट हाई रखता है इन्फ्लेशन के कंसर्न से, जो कि एक जेन्युइन पॉसिबिलिटी है,
तो बैंक्स को डिपॉजिट अट्रैक्ट करने के लिए हाई एफडी रेट्स ऑफर करने पड़ेंगे। इससे एचडीएफसी बैंक के जो एनआईएम है वो कंप्रेस रहेंगे, रिकवरी में डिले होगा और अर्निंग ग्रोथ जो है वो मॉडरेट रहेंगे। ठीक है जी। एंड द लास्ट रिस्क इज लीडरशिप वैक्यूम ओवरहैंग। अभी तो चेयरमैन साहब ने रिजाइन कर दिया, ठीक है, बट परमानेंट चेयरमैन कब आएगा? इंटरिम केकी मिस्त्री जी को बना दिया गया है। जब तक कि अंटिल ए हाई क्रेडिबल मार्केट एक्सेप्टेड परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं होती है और आरबीआई उसको अप्रूव नहीं करता है, तब तक ये जो है अनसर्टेनिटी बनी रहेगी और स्टॉक एक डिस्काउंट कैरी करता रहेगा। ये मंथ्स तक एक्सटेंड हो सकता है। सो पॉजिटिव फ्लिप साइड तभी है जब परमानेंट अपॉइंटमेंट होती है एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के साथ, और ये ट्रिगर बन सकता है एक शार्प री रेटिंग का। मॉनिटरिंग चेकलिस्ट, ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें ट्रैक करनी चाहिए अगर हम एचडीएफसी बैंक में इंटरेस्टेड हैं? तो पहला, परमानेंट चेयरमैन अपॉइंटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये नियर टर्म कैटलिस्ट, कौन बनेगा, मार्केट उन्हें कितना क्रेडिबल मानता है, आरबीआई अप्रूवल कितनी क्विकली आती है, ये सब चीजें। दूसरा, मैंने आपको बताया Q4 रिजल्ट्स आएंगे तो आप एनआईएम पे ध्यान दीजिएगा। 3.4% इस बार थी, अगर इससे कम हुई तो प्रॉब्लम है, डिपॉजिट ग्रोथ चेक करनी पड़ेगी। दीज डायरेक्टली वैलिडेट और चैलेंज दी रिकवरी थेसिस। एफआईआई होल्डिंग डेटा, क्वार्टरली शेयर होल्डिंग्स फाइलिंग्स में देखो, होल्डिंग्स गिर रहे हैं या स्टेबलाइज हो रहे हैं। सस्टेन्ड एफआईआई सेलिंग मतलब सस्टेन्ड प्रेशर। आरबीआई रेट डिसीजंस, हर एमपीसी मीटिंग इंपॉर्टेंट है। रेट कट साइकिल शुरू होने पर एचडीएफसी बैंक के डिपॉजिट कॉस्ट ईज होंगे, एनआईएम रिकवरी एक्सलरेट होगी। और टेक्निकल लेवल पे ध्यान रखिए, ये ब्रेक हुआ तो पैनिक फेज फिर से इंटेंसिफाई हो सकता है। होल्ड किया तो बेस फॉर्मिंग हो रही। क्लोजिंग समरी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि बुल केस क्या है और बियर केस क्या है। बुल केस की बात करें तो बिजनेस फंडामेंटल्स इंटैक्ट हैं। 11.5% ग्रोथ, एनपीए जो है बहुत कम है, तो मतलब बहुत अच्छा काम चल रहा है। वैल्यूएशन की बात करें, हिस्टोरिकली चीप है, 2.1 टाइम्स प्राइस टू बुक अर्निंग है। दूसरा, आरबीआई ने इसे क्लीन चिट दी है, कोई प्रॉब्लम, गवर्नेंस फेलियर ऐसा नहीं दिखा है। मैनेजमेंट ने बोला है कि 2027 तक एनआईएम जो है वो नॉर्मलाइज कर जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो अ केस फॉर बुल, पॉइंट फॉर बुल केस। ठीक है, तो ये कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देने होंगे। बियर केस क्या है? एफआईआई सेलिंग में सस्टेन ड्यू टू ईएसजी गवर्नेंस कंसर्न। अगर ईएसजी की वजह से जो भी गवर्नेंस इश्यूज हैं उसकी वजह से एफआईआई कीप ऑन सेलिंग है, तो वो एक बियर केस की तरफ इशारा करता है। डीएमएज मैंने आपको बताए थे, तीनों जो हैं 250 और 100 से प्राइस नीचे है, तो ये एक प्रॉब्लम साइन है। एनआईएम रिकवरी टाइमलाइन अनसर्टेन अगर है तो रेट्स स्टे हाई। लीडरशिप वैक्यूम, डिपॉजिट वार प्रेशर नॉट ईजिंग नियर टर्म, और स्पेसिफिक रीजन फॉर चेयरमैन रेजिग्नेशन जो है वो डिस्क्लोज नहीं हुआ, तो ये सब पॉइंट करते हैं बियर केस की तरफ। तो अब इस दोनों केस डिस्कस कर लिए, लेकिन ऑनेस्ट कंक्लूजन क्या है? ऑनेस्ट कंक्लूजन इज कि एचडीएफसी बैंक इज नॉट इन ए क्राइसिस, इट इज अ परसेप्शन स्टॉर्म। Banking machine is working, moat is intact, valuation is historically dislocated. The most important near-term question is how quickly governance clarity returns. So argument दोनों ways हैं, लेकिन इस लेवल पर इंडिया का बेस्ट रन प्राइवेट बैंक को इग्नोर करना एनालिटिकली डिफिकल्ट है फॉर अ पेशेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो माय फाइनल वर्ड्स वुड बी कि रिसर्च करो, अपनी रिस्क टॉलरेंस क्लियरली समझो, पोजीशन साइज सेंसिबली रखो, कोई भी इन्वेस्टमेंट में सिर्फ उतना पैसा लगाओ जो कंफर्टेबल हो टू लूज विदाउट अफेक्टिंग योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये एक स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्म्ड एनालिसिस है जिसका यूज आप अपनी रिसर्च के स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में करो। अगर आपको ये ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगा, चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट्स में बताओ इस पैनिक में आपका क्या अप्रोच रहा, होल्ड किया, बाय किया या एग्जिट किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीक की वीडियो में। हाइप नहीं,